हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस के नाम से आई हुई है, जिसका पहला चैप्टर है भारत की भौगोलिक विविधता। यानी भारत के पूरे भूभाग में अगर हम देखें तो इसमें भी बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। जब हम क्लास 6 में विविधता में एकता का चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने इस चीज को अच्छे से समझा था कि भाषा के आधार पर जो विविधता दिखाई देती है, पहनावे के आधार पर दिखाई देती है, वैसे ही भौगोलिक स्तर पर भी भारत में विविधता है। जैसे गुजरात में रेगिस्तान है, जम्मू कश्मीर लद्दाख में आप देखें ठंडे बर्फ से ढके हुए पर्वत हैं। वहीं आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत सारी पहाड़ियां हैं। आप अगर साउथ में जाते हैं तो वहां पर आपको उष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रभाव अच्छे से दिखाई देता है, और जितने आपके तटीय क्षेत्र हैं उसमें ह्यूमिड देखने को मिलेगा। और भारत का उत्तर भारत का गंगा यमुना का दोआब मैदान आप देख सकते हैं। इसके साथ ही भौगोलिक विविधता के साथ साथ ही वनस्पति विविधता भी देखी जाती है, और वहाँ के कृषि से संबंधित विविधताएं भी देखने को मिलती हैं। तो इसी के साथ हम भारत की भौगोलिक विविधता के चैप्टर की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये चैप्टर महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप इस पर विशेष ध्यान देते हुए पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिए। श्री अरविंद का एक कथन यहाँ दिया हुआ है, यह देश अपने भूगोल के कारण ही अन्य देशों से सर्वदा भिन्न प्रतीत होता है और यही इसके राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में विशिष्ट योगदान देता है। कर्नाटक में स्थित जोग जलप्रपात, दोस्तों यह एक जीके का सवाल भी बन सकता है कि जोग जलप्रपात कहाँ है, तो कर्नाटक में है। पठार और जलप्रपात पर ध्यान दीजिए। जलप्रपात की शक्ति विशेष टरबाइनों के माध्यम से जल विद्युत में बदला जाता है। दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि कर्नाटक में जोग जलप्रपात है और प्रपातों का इस्तेमाल हम जल विद्युत उत्पादन में कर सकते हैं। यहाँ पे दो विशेष प्रश्न दिए हुए हैं जिसका हमें जवाब पूरे चैप्टर में मिलेगा। भारत की कुछ भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं? भारत की भौगोलिक विविधताएं हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? यानी हम पूरे चैप्टर में देखेंगे कि जो भौगोलिक विविधता है उनकी विशेषताएं क्या हैं और वो हमारे जीवन पे कैसे प्रभाव डालती हैं। आइए पढ़ते हुए समझने की कोशिश करेंगे। 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से बात की थी। जब इंदिरा गांधी ने उनसे यह प्रश्न किया कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तब उन्हें उत्तर दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों यह एक जीके का भी सवाल हो सकता है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष कौन है, तो राकेश शर्मा है, 1984 में गए। जबकि प्रथम भारतीय जो आईएसएस पे गए, अंतरिक्ष स्टेशन पे गए थे, वो शुभांशु शुक्ला थे, जो भी गए थे 2026 में गए हैं। दोनों में अंतर याद रखिएगा कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष कौन है, अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए हैं, प्रथम भारतीय। जबकि आईएसएस में जाने वाले पहले शुभांशु शुक्ला हैं जो 2025-26 में गए हैं। आइए पता लगाएं। इस पुस्तक के अंत में दिए गए भारत के मानचित्र का अवलोकन करेंगे। क्या दिखाई दे रहा है? पर्वत पठार मैदान।
इस अध्याय को पढ़ते समय बीच बीच में भौतिक मानचित्र को देखते रहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है। दोस्तों, यह एक जीके का सवाल हुआ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है और एशिया महाद्वीप का भाग है। किसका द्वीप भाग है? एशिया महाद्वीप का। अपने पड़ोसी देश कौन कौन पड़ोसी देश हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार के साथ मिलकर एक बड़े भूभाग का निर्माण करता है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है। हमने इसके पहले उसमें पढ़ा था क्लास 6 में, वहां लिखा था भारतीय उपमहाद्वीप के नाम के अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। वहीं पे यहाँ बताया जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी देश भारत के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं उन सब को मिला करके भारतीय उपमहाद्वीप जाना जाता है। सामान्यतया हम भारत को 5 प्रमुख भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? 5 प्रमुख भागों में। कौन कौन? महान पर्वतीय क्षेत्र, गंगा और सिंधु का मैदान, मरुस्थलीय भूभाग, दक्षिणी प्रायद्वीप और द्वीप समूह। दोस्तों, यदि हम भारत का मैप बनाएं तो मान लीजिए कि ये भारत का मैप है। तो अगर 5 भागों में हमें बांटना है तो ये वाला क्षेत्र क्या है? महान पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक, ये दोनों क्षेत्र महान पर्वतीय क्षेत्र हैं। और वहीं पे ये वाला क्षेत्र कौन हो जाएगा? गंगा और सिंधु का मैदान हो जाएगा। और ये वाला क्षेत्र कौन हो जाएगा? मरुस्थलीय भूभाग हो जाएगा। और ये वाला क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत हो जाएगा या फिर दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत हो जाएगा। और जो यहाँ पे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप बने हुए हैं ये क्या है? द्वीपीय समूह हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भारत को कितने 5 भागों में विभाजित किया जाता है। इस अध्याय में हम इन भूभागों के विषय में संक्षिप्त चर्चा करेंगे और इनकी प्रमुख विशेषताओं पर एक विहंगम दृष्टि डालेंगे। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि इन भू आकृतियों की कुछ विशेषताएं समीप से देखने पर कैसी प्रतीत होती हैं। अभी इन सभी बिंदुओं का विस्तारपूर्वक वर्णन कठिन है क्योंकि भारत एक विशाल तथा अत्यंत विविधतापूर्ण देश है। हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर दिशा में एक प्राकृतिक प्राचीर के रूप में खड़ी है। आपको दिखाया हिमालय देखो कैसे बना हुआ है। तो हिमालय कुछ ऐसे आता है दोस्तों। ठीक, तो हिमालय उत्तर भारत में एक दीवार की तरह खड़ा हुआ है जो भारत की सुरक्षा करता है, जबकि थार मरुस्थल और अरब सागर भारत के पश्चिमी सीमा बनाते हैं। हमने बताया ही, जैसे ये है, मान लीजिए ये थार मरुस्थल यहाँ हो जाएगा, यहाँ अरब सागर हो जाएगा। दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, यहाँ बंगाल की खाड़ी है पूर्व में, एक प्राकृतिक सीमा के रूप में उपस्थित हैं। ये भौगोलिक विशेषताएं भारत और महाद्वीप के अन्य भागों के मध्य विभाजक की भूमिका निभाने के साथ साथ भारत की जलवायु, संस्कृति, इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यहाँ समझने वाली बात है कि ये जो भौगोलिक विशेषताएं हैं ये भारत और महाद्वीप के अन्य भागों के मध्य, जो भारत के अन्य भाग हैं जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान हुए या फिर इधर म्यांमार हुआ, कंबोडिया, लाओस भी, इन सब से अलग करने में भूमिका भी निभाता है। और यही सब भारत की जलवायु, संस्कृति और इतिहास को भी आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आइए अब हम भारत के उत्तर में स्थित हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर के द्वीपों तक और फिर पूर्व की
ओर एक साथ यात्रा करें। मानचित्र पर विभिन्न रंग हमें पहले से ही भौगोलिक विविधता का आभास कराते हैं। मानचित्र के संकेत सूची से स्वयं को परिचित कीजिए। देखिए कि किस प्रकार विभिन्न रंग पृथ्वी की अलग अलग ऊंचाई को दर्शाते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला। मानचित्र पर हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई को देखिए। यह एक विशाल प्राकृतिक प्राचीर के समान प्रतीत होती है। क्या आप मानचित्र की संकेत सूची के माध्यम से हिमालय के विभिन्न स्थानों की ऊंचाई का अनुमान लगा सकते हैं? हिमालय पर्वत श्रृंखला का उपग्रह से लिया गया चित्र। इस पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई 2500 लगभग 2500 किलोमीटर है। दोस्तों, इसको आप जीके के तौर पर याद रखें कि हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर या फिर 2500 किलोमीटर मानी जाती है। पुनरावलोकन करें। हिमालय पर्वत श्रृंखला आकाश को छूती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में इसकी कई चोटियां 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं और इन्हें सामूहिक रूप से 8000 कहा जाता है। यह पर्वत श्रृंखला एशिया के 6 देशों भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है। क्या आप विश्व के सर्वाधिक ऊंचे वाले पर्वत का नाम बता सकते हैं? तो वो है माउंट एवरेस्ट, जो है नेपाल में। गर्मियों में पर्वतों पर जमी बर्फ पिघलती है और यही सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों का प्रमुख जल स्रोत बनती है। इससे हम समझ गए कि जो उत्तर भारत की सदा बाहरी नदियां हैं, बारहमासी नदियां हैं, उनमें पानी कहाँ से आता है? तो यही जो हिमालय की चोटियों पर बर्फ पिघलती है तो जो पानी बनता है नदी में आता है। ये नदियां और इनकी सहायक नदियां लोगों को पीने योग्य जल तथा कृषि औद्योगिक उपयोग के लिए जल उपलब्ध कराती हैं और करोड़ों लोगों के जीवन को सुगम बनाती हैं। इसलिए कभी कभी हिमालय पर्वत श्रृंखला को एशिया का जल शिखर भी कहा जाता है। दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगर सवाल आता है कि एशिया का जल शिखर किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएगा उत्तर हिमालय पर्वत को कहा जाता है। हिमालय अनेक संस्कृतियों और आस्थाओं का केंद्र भी है। इन पर्वतों को पावन माना जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। इसके कारण ये तीर्थ स्थल आज भी संपूर्ण विश्व से संतों, महात्माओं और अन्य आध्यात्मिक साधकों को ध्यान, अर्चना, साधना के लिए आकर्षित करते हैं। आगे देखें, यहाँ लिखा है इसे अनदेखा ना करें। भागीरथी नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। दोस्तों, जब आप पढ़ेंगे अभी आगे कि गंगा नदी कैसे बनी है, तो उसमें एक नदी भागीरथी भी होती है, जो उत्तराखंड में गोमुख गाय का मुख से निकलती है। यह गंगोत्री हिमनद का मुहाना है। यह हिमनद भारतीय हिमालय के सबसे बड़े हिमनदों में से एक है। इसे पवित्र माना जाता है। यहाँ असंख्य तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है। गोमुख एक लोकप्रिय पहाड़ी यात्रा भी है। अगली बार जब आप गंगा को देखें तो याद रखें यह यहीं से आरंभ होती है। जो भागीरथी नदी है, भागीरथी है, अलकनंदा है, पिंडार है, ऐसे ही नदियां, मंदाकिनी है, मिलने के बाद एक गंगा बनती हैं। तो भागीरथी नदी एक मुख्य नदी है। ये कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। गोमुख कहाँ है? उत्तराखंड में है। कौन सा हिमनद है? तो गंगोत्री हिमनद से निकलती है। आप इसको याद रखिएगा। फिर हम देखेंगे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। एक रोचक कथा। बहुत समय पहले भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था। दोस्तों, आप पढ़ेंगे क्लास 11 के एनसीईआरटी में, अगर ये धरती है तो ये पूरा एक स्थल खंड था जो बाद में टूटता है, दो भागों में बढ़ जाता है, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। तो उसी में ये गोंडवाना लैंड, गोंडवाना नामक एक बड़े भूभाग का हिस्सा था। कौन? जो हमारा भारत है, जहां उसका पड़ोसी अफ्रीका था। कालांतर में यह भूभाग अलग हो गया
और धीरे धीरे उत्तर की ओर अग्रसर होने लगा। लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व यह यूरेशिया नामक भूभाग तक पहुंच गया और उससे टकरा गया। जैसे ही भारतीय भूभाग ने यूरेशिया को धकेला, उनके बीच की भूमि अनिवलित हो गई और ऊपर उठने लगी। ठीक वैसे ही जैसे कालीन को धकेलने पर उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं, उसी प्रकार विशाल हिमालय का निर्माण हुआ। दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे ये है भारतीय भूभाग था, ये धीरे धीरे यूरेशिया की तरफ बढ़ने लगा। 1 करोड़ वर्ष पूर्व आया, सीधा यूरेशिया से टकरा गया। तो जैसे ही टकराया, तो यहाँ पे जो नदियों के गाद जमा थे वो ऊपर की तरफ उठ गए, वही हिमालय बना दिया। एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे आप कोई कंबल ले लें, 2 लोग पकड़ लें, उसको ऊपर नीचे करें तो बीच में क्या बन जाती है, ऐसे एक ऊंचाई बन जाती है, सलवटें बन जाती है, तो वही है। आश्चर्यजनक रूप से भारत आज भी बहुत धीमी गति से प्रतिवर्ष लगभग 5 सेंटीमीटर एशिया की ओर बढ़ रहा है। ये जो भारत यहाँ से यहाँ तक गया है, ये आज भी बढ़ रहा है, 5 सेंटीमीटर की दर से प्रतिवर्ष आगे बढ़ता है। आपके बालों के बढ़ने की दर से बहुत धीमी है। इसका मतलब है कि हिमालय प्रतिवर्ष धीरे धीरे लगभग 5 मिलीमीटर की दर से ऊंचा हो रहा है, और ये सहस्त्राब्दी में एक इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर तक बढ़ जाती है। फिर हम देखते हैं भारत के यूरेशिया की ओर यात्रा, जैसे कि हमने देख लिया। आगे हम देखेंगे हिमालय के शैलों में मुड़ी हुई परतें। ये आप देख रहे हैं कैसे परतें मुड़ी हुई हैं, ये मुड़ी हुई है, ये मुड़ी हुई है। इसे अनदेखा ना करें। हिमालय शब्द संस्कृत के 2 शब्दों हिम अर्थात बर्फ, आलय मतलब निवास या गृह से मिलकर बना है। इसका अर्थ है बर्फ का घर, बर्फ का घर नाम है। हिमालय हिमालय को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। किसमें किसमें? हिमाद्री। हिमाद्री मतलब आप देखेंगे हिमालय को, तो जैसे मान लीजिए अगर भारत है, ठीक, तो हिमालय की एक श्रेणी ऐसे आएगी, एक दूसरी सीढ़ी आएगी, एक तीसरी सीढ़ी आएगी। तो हिमालय 3 पार्ट में ऐसे बटा हुआ है। इसका नाम हो जाएगा हिमाद्री, इसका नाम हो जाएगा हिमाचल या फिर लघु हिमालय, इसका नाम हो जाएगा शिवालिक, इस वाले का। तो ये 3 पार्ट बने हुए हैं, इन्हीं को हम समझेंगे। तो हिमाद्री, बृहद हिमालय। हिमाद्री पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक ऊंचाई और सर्वाधिक विकट है, जहां माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसे गगनचुंबी पर्वत शिखर स्थित है। यह क्षेत्र संपूर्ण वर्ष हिमच्छादित रहता है। यहाँ जीवन अत्यंत कठिन है और यह मानव बस्तियां अधिक नहीं है। दोस्तों, जो हिमाद्री है या फिर बृहद हिमालय है, यही सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटियों को लिए हुए है, जिसमें आप नाम देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट का और कंचनजंगा का। इस संपूर्ण वर्ष हिमच्छादित रहते हैं और यहाँ जीवन भी कठिन है। ये सबसे अंतिम वाला है, ये वाला। फिर आता है लघु हिमालय। बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसको याद रखिए, कहाँ स्थित है? दक्षिण में। देखिए ये उत्तर है तो दक्षिण में स्थित है, और इसकी जलवायु क्या है? समशीतोष्ण है, जो समृद्ध जैव विविधता और मानव निवास के लिए उपयुक्त है। तो हिमाचल या फिर लघु हिमालय बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है, और इसकी जो जलवायु है वो समशीतोष्ण है। सम शीत प्लस उष्ण मिला के बनता है समशीतोष्ण। यहाँ जैव विविधता भी है और मानव निवास के लिए उपयुक्त है। नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, शिमला लोकप्रिय पर्वतीय पर्वत स्थल इसी क्षेत्र में है। इसको याद रखिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो भी पर्यटक स्थल हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में हैं, लघु हिमालय में। जैसे
नैनीताल मसूरी उत्तराखंड में है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, शिमला हिमाचल प्रदेश में। ये मानव के रहने योग्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तीसरा हम देखेंगे शिवालिक, जो सबसे अंतिम में है, यानी लघु हिमालय के भी दक्षिण में। हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला बनाती है, जिसमें घुमावदार पहाड़ियां और घने जंगल सम्मिलित हैं। ये गिरिपाद वन्य जीवों से समृद्ध है, जो हिमालय और गंगा के मैदान, जिसे उत्तरी मैदान भी कहा जाता है, के बीच एक संक्रमण क्षेत्र का कार्य करता है। आइए पता लगाएं, क्या आप हिमालय के विभिन्न भागों में स्थित राज्यों के नाम बता सकते हैं? इन अभ्यास के लिए भौतिक राजनीतिक दोनों मानचित्रों की सहायता लीजिए। तो हम बता सकते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर आप देखेंगे सिक्किम, फिर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी राज्य। हिमाचल प्रदेश के काठकुनु घर देख लें, हिमाचल प्रदेश में कैसे लकड़ी के घर बनाए गए हैं। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पारंपरिक गृह निर्माण की पद्धति को काठकुनी या फिर धज्जी देवरी शैली के रूप में जाना जाता है। इसमें स्थानीय रूप से उपलब्ध पत्थर और लकड़ी के संयोजन का उपयोग किया जाता है, जो न केवल घर को गर्म रखता है, बल्कि हल्के भूकंप की स्थिति में क्षति से भी बचाता है। तो काठकुनी क्या है? घर बनाने की एक कला है। दोस्तों इसको याद रखिएगा, काठकुनी क्या है? तो गृह निर्माण की एक परंपरा है। धज्जी देवरी कहाँ बनाया जाता है? ये पश्चिमी हिमालय में गृह निर्माण की पद्धति को काठकुनी अथवा धज्जी देवरी शैली के रूप में जाना जाता है। इसे अनदेखा ना करें। क्या है? हिमाचल प्रदेश में स्थित ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इसको आप याद रखें कि जीके का सवाल हो गया ये कि ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वनस्पतियों और जीवों की अत्यधिक विविधता पाई जाती है। इस उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। उद्यान की जैव विविधता को सरकार के साथ साथ उद्यान में रहने वाले ग्रामीण समुदायों द्वारा भी संरक्षित किया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है और ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र हिमालय मोनल नरपच्छी लद्दाख स्थित बौद्ध मठ, हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होती ब्यास नदी, हिम तेंदुआ हिमालय से। यहाँ पे कुछ फोटोएं जो लगी छपी हुई हैं उनके बारे में वर्णन किया जा रहा है कि क्या है। फिर हम देखेंगे भारत का शीत मरुस्थल। अभी तक आप सोचते हैं मरुस्थल मतलब वही राजस्थान का जो थार मरुस्थल है। तो दोस्तों मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गर्म मरुस्थल, एक होता है शीत मरुस्थल। मरुस्थल की विशेषता ये होती है कि उसमें जीवन बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है। तो वनस्पतियां जो नहीं सहन कर पाती और ना ही मानव सहन कर पाता है। तो अगर आप देखें तो अगर बहुत ज्यादा ठंडा हो तो भी कुछ नहीं होगा, कोई वनस्पति नहीं उगेगी। अगर बहुत गर्म हो तो भी कोई वनस्पति नहीं उगेगी। तो ऐसे में शीत मरुस्थल भी एक प्रकार है। मरुस्थल शब्द सुनते ही मन में उष्ण प्रदेश की छवि उभरती है। हालांकि मरुस्थल शीत भी होते हैं और भारत में भी एक ऐसा शीत मरुस्थल है। कहाँ? लद्दाख। दोस्तों लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, जहां सर्दियों में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है और बहुत ऊबड़ खाबड़ भूभाग है, जिसमें चट्टानी क्षेत्र, गहरी घाटियां, प्योंगयांग तसो, तसो का अर्थ है झील, झीलें सम्मिलित हैं। यहाँ की भूमि चंद्रमा के सतह जैसी दिखाई देती है। जो शीत मरुस्थल का स्थान है लद्दाख में,
वो चंद्रमा के आकार की भूमि दिखाई देती है, इसलिए इसे चंद्रभूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रभूमि भी कहा जाता है। भूगोल शास्त्री इस भूभाग के निर्माण की व्याख्या इस तथ्य से करते हैं, जैसा हमने पहले पढ़ा कि भारतीय भूभाग यूरेशिया से टकराया तो पहाड़ मुड़ गए थे। यह मुड़ा हुआ भाग कभी एक महासागर का हिस्सा था और इसलिए इस क्षेत्र की चट्टानें मुख्य रूप से रेत और चिकनी मिट्टी से बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं लद्दाख की चंद्रभूमि ये चिकनी मिट्टी और रेत से बनी हुई है। तो माना जाता है कि जैसे ये यूरेशिया है और भारत आ रहा है टकराने के लिए, जब ये इधर टकराया, यहाँ पे नदियां बहती थी, सीधे समुद्र में गिरती थी, जहाँ पे नदियों में जो गाद जमा हुआ था, इनके टकराने से ये ऊपर उठा और बन करके यही पर्वत पठार बनने लगे। तो जो पर्वत बने हैं तो यही हैं जो लद्दाख में चंद्रभूमि बना हुआ है। हिमालय लोगों के जीवन में याक बहुत महत्वपूर्ण है। याक देखिए आप, दूध, मांस, ऊन, गोबर के पाला जाता है, परिवहन के लिए उपयोग में लाया जाता है। कौन? याक। ये लद्दाख में पंगोंग तसो झील है। आप इस झील को थ्री इडियट मूवी में भी दिखाया गया है लास्ट में। खारे पानी के कारण यह अन्य झीलों से भिन्न है। इसके जल में खारापन आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों से घुले खनिजों के कारण है। दोस्तों आप इसको याद रखिए कि प्योंगयांग तसो जो लद्दाख में स्थित है और उसके चारों तरफ हिमनद या फिर हिम चादर से ढकी हुई पहाड़ियां हैं, वहां पर प्योंगयांग तसो एक खारे पानी की झील है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो खारे पानी की झील है और उसके खारेपन का कारण जो है वो घुले पहाड़ी क्षेत्रों में से घुले खनिजों के कारण होता है। समय के साथ पवन और वर्षा ने पहाड़ों का अपरदन कर जिसे आकार में बदल दिया। आप चित्र में देख सकते हैं, यानी जो चंद्रभूमि है। कठिन परिस्थितियों के होते हुए भी लद्दाख में हिम तेंदुआ, आइबेक्स, तिब्बती मृग जैसे अद्वितीय वन्यजीव का घर है। लद्दाखी लोग सादा जीवन जीते हैं। यह क्षेत्र अपने प्राचीन बौद्ध मठ तथा लोसर, हेमिस महोत्सव जैसे रंग बिरंगे उत्सवों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इस क्षेत्र में प्राचीन बौद्ध मठ पाया जाता है, लोसर और हेमिस महोत्सव मनाया जाते हैं। आप इसको याद रखिएगा, ये कभी कभी सवाल में आता है कि हेमिस कहाँ का महोत्सव है, तो लद्दाख का, लोसर भी। फिर आता है गंगा का मैदान। जैसा कि हम हिमालय से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, अब वैसे ये हो गया बृहद हिमालय, ये हो गया हिमाचल या फिर लघु हिमालय, ये हो गया शिवालिक। अब इसके नीचे जब आएंगे तो ये हो जाएगा गंगा का मैदान। जैसे कि हम हिमालय से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, हिमालय के विशाल और उपजाऊ मैदानों में पहुंचते हैं। सॉरी, गंगा के विशाल और उपजाऊ मैदानों में पहुंचते हैं। ये मैदान भारत के इतिहास और सभ्यता का महत्वपूर्ण भाग रहे हैं। इन मैदानों को हिमालय से निकलने वाली विशाल नदियां पोषित करती हैं, जो इस क्षेत्र के लिए जल के रूप में एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियां अपनी सहायक नदियों के व्यापक जाल से इस क्षेत्र की मिट्टी को खनिजों से समृद्ध करती हैं, जिससे यह क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ और कृषि के लिए आदर्श बन जाता है। नदियां अपने साथ अनेक खनिज लाती हैं जो मिट्टी को उपजाऊ करते हैं और जिससे प्रचुर मात्रा में कृषि संभव होती है। नदियां जल विद्युत उत्पादन का भी स्रोत हैं। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग इन मैदानी क्षेत्रों में रहता है। दोस्तों गंगा का जो मैदान है वो नदियों से बनाया गया मैदान है, जिसमें जलोढ़ मिट्टी आती है, उसमें खनिज होते हैं जिससे वो उपजाऊ होते जाते हैं। नदियों का प्रयोग पेयजल, कृषि क्षेत्र के लिए तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ इसका प्रयोग जल विद्युत उत्पादन में भी किया जा सकता है। गंगा के मैदान में एक बहुत बड़ा भाग है जिस पर जनसंख्या निवास करती है। फिर हम देखते हैं भारत मैदान में आधुनिक कृषि पद्धति। दिल्ली का हवाई दृश्य, यमुना दिखाई दे रही हैं, बहुफसली कृषि, पश्चिम बंगाल में धान की खेती।
भारत के उत्तरी मैदानों की समतल भूमि में एक विस्तृत परिवहन तंत्र विकसित हुआ है। सड़क और रेलवे तंत्र लंबी दूरी तक लोगों और माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाते हैं। जैसा कि आप अतीत के चित्रपट से संबंधित अध्याय में देखेंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों का उपयोग यात्रा व्यापार के लिए साझेदारी से किया जा रहा है। कई नदियों का उपयोग यातायात के रूप में भी किया जाता है, जैसे आप पढ़े होंगे, आप पढ़ेंगे आगे चल के नेशनल वाटर के बारे में, तो वहां पे कई नदियों में अब यातायात विकसित किया जा चुका है। गंगा के मैदान में परिवहन के विविध साधन, इसे अनदेखा न करें। भारत में अधिकांश नदियों का नाम देवियों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी आदि, जबकि ब्रह्मपुत्र के नाम का अर्थ है ब्रह्मा का पुत्र। गर्मियों में सूखने की अपेक्षा इस नदी में जल की मात्रा बढ़ जाती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मी अधिक पड़ने से जो बर्फ है वो पिघलती है और पिघल के वही नदियों में पानी लेके आती है। मैदानी क्षेत्रों में प्रकाश के संकेंद्रण पर ध्यान दीजिए। इस संकेंद्रण का कारण क्या हो सकता है? तो वो संकेंद्रण का कारण ये हो सकता है कि भारत के मैदानी क्षेत्रों में यातायात के साधनों का विकास ज्यादा किया गया है। सड़कों का जाल बिछा हुआ है, बड़े बड़े कंपनियां, इंडस्ट्री लगी हुई हैं, एक बड़ी आबादी यहाँ रहती है और बिजली की उपलब्धता भी है, तो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। रात में ऐसी फोटो आ सकती है। दोस्तों, यहाँ आप देखें, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में लकड़ी की डाली पर बैठा उत्तरी मैदानी गिरिलंगोर। तो आप इसको याद रखें कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो है मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। बाघ जो विलुप्त के कगार पर थे, बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर ने इनके पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप देखे होंगे कि कई सारे चीते नामीबिया, बोत्सवाना से लाने की कोशिश किया गया। एक वयस्क भारतीय घड़ियाल घड़ियाल की लंबाई 2.5 से 4.5 मीटर होती है। यह सरीसृप विलुप्त के कगार पर है। कानूनी रूप से इनका शिकार क्षति पहुंचाना निषिद्ध घोषित किया गया है। मोर और मोरनी, भारतीय मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। विशाल भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल, अभी हमने शीत मरुस्थल देखा तो लद्दाख में था, अब हम देखेंगे थार मरुस्थल। अगर हम भारत के मानचित्र पर पश्चिम की ओर बढ़े तो आपको एक पीलापन लिए छेद दिखाई देगा, यह क्षेत्र थार मरुस्थल है। आपको क्या दिखाई देता है? सुनहरी रेत के टीलों का एक विशाल विस्तार, उबड़ खाबड़ क्षेत्र, व्यापक खुला आसमान। थार मरुस्थल के रेत के टीलों में एक यात्री। रेत के टीले का आकार कैसा होता है? पर्वत चट्टानों से बने होते हैं, उनका आकार स्थिर होता है। आपको क्यों लगता है कि रेत के टीलों का आकार भी इनके समान होता है, जबकि केवल रेत से बने होते हैं? हवाओं के चलने की वजह से जब रेत उड़ती है तो ऐसा एक टीला बना लेते हैं। ये है जैसलमेर स्वर्ण नगरी, जो भारत के थार मरुस्थल के मध्य स्थित है। जैसलमेर किला यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में है। जैसलमेर का एक किला है जो थार रेगिस्तान के बीच में है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी आता है। रेत के टीले तब बनते हैं जब हवा की दिशा रेत को हस्तांतरित कर पहाड़ी जैसी आकृति प्रदान करती है। कभी कभी ये टीले 150 मीटर तक ऊंचे हो जाते हैं। थार मरुस्थल का एक विशाल शुष्क क्षेत्र है। थार मरुस्थल एक विशाल शुष्क क्षेत्र है, यानी यहाँ बारिश नहीं होती है, मात्र 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है वार्षिक वर्षा। इसका अधिकांश भाग भारत में स्थित है, जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा राज्यों में फैला हुआ है। दोस्तों, आप इन राज्यों को नाम याद रखें कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा इन राज्यों में फैला हुआ है। मरुस्थल कठोर परिस्थितियों के कारण एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है, जो मानव और पशु आवागमन को बाधित करता है।
क्योंकि यहाँ दिन के समय तापमान अत्यधिक होते हैं और रात में अत्यधिक ठंडी, जल की उपलब्धता का अभाव होता है। तो थार मरुस्थल जो है लगभग 4 राज्यों में फैला है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में। और ये प्राकृतिक अवरोधक के रूप में भी काम करते हैं। थार में रहने वाले लोगों ने अपने जीवन शैली को उस स्थान या वहां की परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया है। उसका खान पान, वेशभूषा और जीवन शैली इन कठोर परिस्थितियों के अनुकूल हो गया है। पुष्कर मेले में ऊंट विक्रेता, अब आप समझिए, जो पुष्कर मेला है वो पशुओं का मेला है जो राजस्थान में लगता है। इसे अनदेखा न करें। ये आप देख रहे हैं महिलाएं पानी भर के ले जा रही हैं, तो इसका मतलब पानी की कमी है। वहां पे हैंडपंप वगैरह नहीं हो बनाए जा सकते कि आप कहीं भी हैंडपंप गाड़ दीजिए और फिर पानी निकालिए। जबकि ये आप देखिए यहाँ एक बना हुआ है कुआं, कुएं में भी आप देखिए ढका हुआ है ताकि वाइब्रेट वाष्पीकरण न होने पाए। घर से दूर जल स्रोतों से जल लाती महिलाएं एक ग्राम में वर्षा जल संचयन की संरचनाएं, यहाँ से पानी जाएगा, जल संचयन होगा, ये ढका हुआ है, फिर इसी पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। मरुस्थल में जल का अभाव होता है। महिलाओं को प्राय अपने परिवार के लिए जल लाने हेतु प्रतिदिन लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इसलिए बर्तनों को स्वच्छ करने की पारंपरिक विधि यह है कि उन्हें रेत से तब तक रगड़ा जाए जब तक वे साफ ना हो जाएं। धोने के लिए जल की थोड़ी मात्रा का उपयोग किया जा सकता है। धोने के लिए उपयोग किए गए जल का पुनः उपयोग किसी पौधे को सींचने जैसे कार्यों के लिए किया जा सकता है। इसलिए अगली बार जब आप नल खुला छोड़ें तो थार रेगिस्तान के लोगों को अवश्य याद करें। राजस्थान अपने पारंपरिक जल संरक्षण के उपायों जिसमें टांका या फिर कुंड सम्मिलित है। दोस्तों आप इसको याद रखिए कि राजस्थान अपने पारंपरिक जल संरक्षण जिसमें टांका या कुंड सम्मिलित है के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर सवाल आता है कि टांका और कुंड किससे संबंधित है, तो राजस्थान में जल संरक्षण के उपायों से संबंधित है। राजस्थान अपने पारंपरिक जल संरक्षण के उपायों जिसमें टांका या फिर कुंड सम्मिलित है के लिए प्रसिद्ध है। ये विशेष जल संग्रह विधियां वर्षा के जल को प्रायः पीने के उद्देश्य से संचित की जाती हैं। क्या नाम है? टांका और कुंड सम्मिलित हैं। अरावली की पहाड़ियां, आइए पता लगाएं। आइए मानचित्र पर वापस जाएं। मरुस्थल से पूर्व की ओर धीरे धीरे अपने रास्ते पर को देखिए, अरावली पहाड़ियां दिख जाएंगे। दोस्तों जैसे अगर ये भारत है, ठीक, गुजरात है, ये अगर थार रेगिस्तान है तो यहीं पर अरावली पर्वत ऐसे बना हुआ है। तो अरावली श्रृंखला है। अरावली पर्वत जो है ये सबसे पुराना वलित पर्वत है। अब ये अपरदन से धीरे धीरे खत्म हो चुका है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है जो लगभग 2.5 अरब वर्ष पुरानी है। इस पर्वतमाला में अनेक चोटियां और पहाड़ियां हैं। हालांकि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट आबू है जो 1722 मीटर है, लेकिन इसकी अधिकांश पहाड़ियां 300 से 900 मीटर तक ऊंची हैं। दोस्तों अभी ये बहुत न्यूज में भी था क्योंकि यहाँ पे खनन करने के लिए आदेश दे दिया गया था। तो हमने 3-4 चीजें याद रखनी है। पहला, अरावली पर्वत भारत के पश्चिम में स्थित है। दूसरा, एक प्राचीन वलित पर्वत है। तीसरा, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है जिसकी लंबाई 1722 मीटर है। यह रोचक तथ्य नहीं है क्या यह रोचक तथ्य नहीं है कि अरावली में स्थित माउंट आबू में थार मरुस्थल में स्थित जोधपुर की लगभग 4.5 घंटे की गाड़ी से यात्रा आपको एक पूर्ण रूप से भिन्न भौगोलिक परिदृश्य में ले जाती है। अरावली का एक भाग इस श्रृंखला से आगे थार मरुस्थल का आरंभ होता है। अंतरिक्ष में देखने वाला अरावली का एक भाग दाएं की तरफ। दोस्तों ये बताया जा रहा है क्या भौगोलिक विविधता को इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि आप अरावली से निकलें और थार रेगिस्तान की तरफ आप पहुंच जाएंगे, अगर आप बाएं की तरफ जाते हैं तो अचानक से सब कुछ बदल जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिम भारत के भूभाग और जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
यह एक प्राकृतिक प्राचीर के रूप में मरुस्थल का पूर्व की ओर विस्तार होने से रोकती है। दोस्तों, यहाँ बताया जा रहा है कि अरावली पर्वत, जैसे मान लीजिए अरावली पर्वत है, ऊंचाई पे है ये, ठीक है, और यहाँ पे थार रेगिस्तान बना हुआ है। जब हवाएं चलती हैं इस तरफ से तो ये यहीं से टकरा के यहीं रुक जाती हैं। अगर ये न रुके तो यही थार रेगिस्तान यहाँ ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। धीरे धीरे पता लगा कि ये सब क्षेत्र रेगिस्तान में तब्दील हो गए। तो ये एक प्राकृतिक प्राचीर के रूप में, प्राचीर मतलब दीवार के रूप में काम करता है। संगमरमर, ग्रेनाइट, जस्ता, तांबा जैसे खनिजों से भरपूर होने के कारण अरावली की पहाड़ियों ने सदियों से खनन और निर्माण क्रियाकलापों को आकर्षित किया है। तो अरावली में क्या क्या पाया जाता है? संगमरमर, ग्रेनाइट, तांबा और जस्ता खनिज से भरपूर होने के कारण अरावली की पहाड़ियों ने खनन निर्माण क्रियाकलापों को आकर्षित किया है। जावर में स्थित प्राचीन खदानों से प्राप्त प्रमाणों से पता चलता है कि 8वीं शताब्दी पूर्व जस्ता निकालने के कौशल में महारत हासिल करने में भारतीय विश्व में अग्रणी थे। कहां से? जावर से। हमने प्राचीन खदान से प्रमाणों से पता लगाया है कि 8वीं शताब्दी पूर्व जस्ता निकालने के कौशल में भारत अग्रणी था। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर जैसे ऐतिहासिक किले भी यहाँ स्थित हैं। ये देखिए कुंभलगढ़ किला, ये है, शत्रुओं को रोकने के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ। फिर हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में लिखा हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार, तो पहले प्रायद्वीप क्या है? प्रायद्वीप क्या होता है? वह भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो। जैसे देखिए भारत का मानचित्र है नीचे का, साउथ इंडिया का, ठीक। तो ये अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, ये हिंद महासागर है, 3 ओर से घिरा हुआ है, इसको प्रायद्वीप कहेंगे। तो 3 ओर से घिरे होने को प्रायद्वीप कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। पुनरावलोकन करें। पठार वह स्थल रूप है जो अपने चारों ओर की भूमि से ऊंचा होता है तथा इसकी सतह प्रायः समतल होती है। इसके कुछ किनारे पर खड़ी ढाल के होते हैं। जैसे टेबल होता है ना, टेबल, जो घर में टेबल होते हैं वही पठार के आकार के होते हैं, और जबकि पर्वत शीर्षनुमा होते हैं। भारत में अनेक पठार हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पठार देश के मध्य और दक्षिण में त्रिकोणीय प्रायद्वीप क्षेत्र है। यह एक बहुत पुरानी भूमि संरचना भी है। यह क्षेत्र प्रायद्वीपीय कहलाता है क्योंकि यह 3 ओर से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर द्वारा जल से घिरा है। इसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। यह पठार 2 पर्वत श्रृंखलाओं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, दोस्तों ये अगर है तो यहाँ पश्चिमी घाट है, यहाँ पूर्वी घाट है, से घिरा हुआ है। पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे हैं, इसको याद रखिएगा, पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे हैं। प्राचीर की भांति पश्चिमी तट के साथ फैले हुए हैं। यहाँ कई सुंदर झरने हैं जो मानसून के मौसम में इसकी खड़ी ढालों पर बहते हैं। इसे अनदेखा न करें। पश्चिमी घाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यहाँ अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं तथा जैव विविधता से परिपूर्ण है। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को सह्याद्री, याद रखिए, उत्तरी भाग को सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों हमें एक चीज याद रखना है कि पश्चिमी घाट को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है और पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को सह्याद्री पहाड़ियां के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री। यहाँ पूर्वी घाट अपेक्षाकृत निम्न और छोटे छोटे पर्वत खंडों में विभाजित है। ये भी सीधा सवाल आता है, स्टेटमेंट में बनते हैं कि पूर्वी घाट अपेक्षाकृत निम्न और छोटे छोटे पर्वत खंडों में विभाजित है जो पूर्वी तट के साथ फैले हुए हैं। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच उच्च समतल भूमि का एक विशाल क्षेत्र दक्कन का पठार है।
गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां इस पठार से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। दोस्तों याद रखें कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। ये नदियां कृषि कार्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं, लाखों लोगों को जल प्रदान करती हैं। यह पठार खनिजों, वनों, उपजाऊ भूमि से समृद्ध है। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। इस पठार का हल्का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसलिए इस क्षेत्र की कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती हैं। दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि पश्चिमी प्रायद्वीप में जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। ढाल किधर है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसका प्रमाण हमें नदियों के बहाव से, यानी जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है बंगाल खाड़ी में जाकर गिरती है, इससे मिलता है। इसमें पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के नाम है कृष्णा, कावेरी, महानदी का यहाँ से उद्गम होता है। कहाँ से? पश्चिमी घाट से या फिर प्रायद्वीपीय घाट से, प्रायद्वीपीय पठार से, जो कृषि, उद्योग, पन बिजली के लिए जल उत्पादन करती हैं। यहाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती भी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। दोस्तों आप इसको याद रखें कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती हैं जो अरब सागर में गिरते हैं। तो पश्चिम की ओर दो नदियां गिरती हैं, नर्मदा और ताप्ती, जबकि पूरब की ओर सभी बड़ी नदियां गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी ये सब बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। फिर हम देखते हैं पठार पर स्थित घने जंगल आदिवासी समुदाय की आवास स्थली हैं। जो प्रायद्वीपीय पठार में घने जंगल है वहां पे आदिवासी समुदाय रहती हैं, जिसमें कौन कौन है? इसमें है संथाल, गोंड, बैगा, भील, कोरकू आदि सम्मिलित हैं। इन जनजातियों की विशिष्ट विशेषताएं और परंपराएं और जीवन शैलियां हैं जो प्रकृति से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। आइए पता लगाएं। आदिवासी समुदाय मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात राज्यों में बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं। भारत में पठारों पर अनेक सुंदर जलप्रपात हैं, क्योंकि यहाँ नदियां असमान और चट्टानी सतहों पर प्रवाहित होती हैं। ये जलप्रपात न केवल पर्यटकों को आकर्षित करती हैं, अपितु जल विद्युत उत्पादन में सहायक होने के साथ साथ सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध कराती हैं। दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो पेयजल, सिंचाई के लिए तो काम आते ही हैं, साथ ही जल विद्युत उत्पादन के लिए और पर्यटकों को आकर्षित करने के काम में भी आती हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पेरिया कानल मुन्नार के समीप स्थित पावर हाउस जलप्रपात। क्या नाम है? पेरिया कानल, जो मुन्नार में स्थित है केरल में। पावर हाउस जलप्रपात है। ये आप देख सकते हैं पश्चिमी घाट में सिंह के समान पूंछ वाला बानर मकाक। ये सवाल आता है, मकाक पूंछ वाला बानर पश्चिमी घाट में पाया जाता है। पश्चिमी घाट में किंग कोबरा है। पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली एक कीट भक्षी पौधा जो कीट पतंगों को खाता है। यह चिपचिपे जाल का प्रयोग कर छोटे छोटे कीट पतंगों को पकड़ता है और उन्हें खा जाता है। पठारी क्षेत्र के कोयले खदान यहाँ मुख्यतः ताप विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जिसका उपयोग वैश्विक तापमान में वृद्धि करता है। यहाँ एक छोटी सी जानकारी भी दी गई कि पठारी क्षेत्रों में कोयले की खदानें हैं। इसका प्रयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। आपको यह भी समझना चाहिए कोयला एक जीवाश्म ईंधन है और यह ग्लोबल वार्मिंग में, वैश्विक तापमान में वृद्धि करता है। पश्चिमी घाट में स्थित वित्तीय क्षेत्र मुंबई। फिर हम देखते हैं भारत की अद्वितीय तट रेखाएं। भारत की तट रेखाओं पर अनेक सुंदर तट, पुलिन, चट्टानी टीले, हरे भरे जंगल पाए जाते हैं। कुछ तटों में सुनहरी रेत पाई जाती है तो कुछ पर काली सैलें पाई जाती हैं। कई द्वीपों पर प्रवाल भित्तियां
अर्थात कोरल, तो कई द्वीप घने जंगलों से ढके हैं। भारत के तट बहुत ही विस्मयकारी हैं। तो भारतीय तट जो है वो एक समान वनस्पतियां, मिट्टी नहीं पाई जाती, उसमें भी विविधता है। और भारतीय तट रेखा लगभग कितनी लंबाई है? 7500 किलोमीटर से अधिक लंबी है। आइए पता लगाएं। भारत की पश्चिमी तट हम देखेंगे, ये भारत है तो ये पश्चिमी तट ये है। भारत का पश्चिमी तट गुजरात से लेकर केरल केरल तक विस्तृत है। तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, उधर फिर केरला हो गया। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से होकर गुजरता है। तो आप देखिए, गुजरात, केरल नाम पहले दे दिया गया है, तो गुजरात हो गया, केरल हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। यहाँ की अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर तेजी से बहते हुए पश्चिमी तटों के मुहाने पर का निर्माण करती हैं। यानी बहुत सारी, मान लीजिए अगर ये पहाड़ है, पश्चिमी घाट के पहाड़ है ये, तो कई नदियां होता है कि यहाँ से निकलती हैं डायरेक्ट और इधर आके गिर जाती हैं। तो यहाँ जो गिरती हैं तो डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्टुरी बनाती हैं, यानी मुहाना बनाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं, यह तटरेखा छोटी छोटी नदियों और जलोढ़ निक्षेपों द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टी तथा अन्य भू आकृतियां जैसे सकरी, खड़ियों, एस्टुरी आदि से बनी है। इस तट पर नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने सबसे बड़े हैं। इसको याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती वो पश्चिम की ओर बहती हैं। पश्चिमी तट के एक भाग का हवाई दृश्य पश्चिमी घाट की पहाड़ियां अरब सागर से के कितने समीप हैं, ध्यान दीजिए। पश्चिमी तट पर अनेक महत्वपूर्ण पत्तन और नगर भी हैं दोस्तों। पश्चिमी तट पर कई सारे बंदरगाह हैं, महत्वपूर्ण नगर हैं। आप देखेंगे गुजरात के बहुत सारे, मुंबई के, केरल में, तो सहस्राब्दी के लिए भारत की आर्थिक गतिविधि केंद्र भी रहे हैं। यानी पश्चिमी घाट आज से नहीं, हजारों सालों से भारत की आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी रहे हैं। फिर हम देखेंगे पूर्वी तट, भारत के पूर्वी तट का उपग्रह देश। आप देख रहे हैं ये डेल्टा बना हुआ है, यहाँ एस्टुरी नहीं डेल्टा बनता है। पूर्वी तट पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। यानी अगर हम भारत का मैप ये है तो ये पूर्वी घाट है और ये बंगाल की खाड़ी है, यही है। फिर हम देखते हैं, यहाँ के डेल्टा से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यहाँ गंगा की डेल्टा, सॉरी, कह रहा है जो पूर्वी तट है वो गंगा के डेल्टा से लेकर के कन्याकुमारी तक विस्तृत है, यहाँ से यहाँ तक विस्तृत है। इसमें विस्तृत मैदान और नदियों के डेल्टा हैं, जिनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रमुख हैं। ये नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं, बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। यहाँ चिल्का झील उड़ीसा में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश जैसी महत्वपूर्ण लैगून पाई जाती है। लैगून एक प्राकृतिक अवरोधक द्वारा बड़े जलाशय से अलग हुई झील होती है। चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है। और पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर के पास पड़ता है। लैगून एक प्राकृतिक अवरोधक द्वारा बड़े जलाशय से अलग हुई झील है। जब नदियां अपने अवसादों को किसी बड़े जलाशय या महासागर, झील अथवा उसके मुहाने पर जमा करती हैं, तब बनने वाली भू आकृति डेल्टा कहलाती है। दोस्तों डेल्टा क्या है? जब कोई नदी, जैसे नदी यहाँ से आग बह रही है, जो अपने साथ वो गाद लिए हुए है, उसमें जो मिट्टी है, रेत है, उनको ला के यहाँ गिराती है, धीरे धीरे ये पूरा उससे ढक जाएगा, तो उसी को क्या कहेंगे? डेल्टा। कालांतर में ये अवसाद एकत्र होकर त्रिभुजाकार और पंखाकार क्षेत्र का निर्माण करते हैं। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी जैसी नदियां उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिससे यह भूमि कृषि कार्यों के लिए अत्यंत उपयुक्त बन जाती है। अब आता है भारतीय द्वीप समूह। हिंद महासागर और अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के समूह को
भारतीय द्वीप समूह कहते हैं। तो भारतीय द्वीप समूह कहाँ कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में है, अरब सागर में है, बंगाल की खाड़ी में है। जो भारतीय भू अधिकार का क्षेत्र है। भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह है, जैसे ये है। तो यहाँ पे लक्षद्वीप समूह है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इन द्वीपों में अनेक अद्वितीय वन्य जीव, सुंदर तट, प्रवाल भित्तियां और ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कई प्राचीन जनजातियों ने हजारों वर्ष पूर्व इन द्वीपों को अपना आवास बनाया था। लक्षद्वीप द्वीप समूह। लक्षद्वीप द्वीप समूह द्वीपों का समूह है जो केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। दोस्तों, केरल से सटे हुए तट को मालाबार तट भी कहा जाता है, आप इसको याद रखिएगा। और यह मूंगे कोरल से बने 36 बड़े द्वीप समूह हैं। तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप आते हैं? लगभग 36। किसके बने हैं? कोरल के बने हुए हैं। सभी द्वीपों पर मानव का निवास नहीं है, ये भी याद रखिएगा। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप समूह हैं, द्वीप हैं, लेकिन 36 पर मानव नहीं रहते। भारत एक विस्तृत समुद्री जल क्षेत्र पर नियंत्रण है, जिससे उसे मछली पकड़ने, संसाधनों की खोज, पर्यावरण संरक्षण का भी अवसर मिलता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस द्वीप समूह में 500 से अधिक छोटे बड़े ज्वालामुखी द्वारा निर्मित द्वीप सम्मिलित हैं। अंडमान में 500 से अधिक द्वीप समूह हैं, जिन्हें दो अलग अलग समूह में विभाजित किया जाता है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। इनकी भौगोलिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। लक्षद्वीप द्वीप समूह में प्रवाल भित्ति आप देख सकते हैं, ये प्रवाल है। अंडमान में प्रवाल भित्ति आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रवाल। अंडमान द्वीप समूह के पास भारतीय नौसेना की तैरती हुई एक गोदी अर्थात छोटा पत्तन, ये है बैरन द्वीप स्थित भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। दोस्तों याद रखें कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंडमान में है, उसको बोलते हैं बैरन द्वीप पर स्थित है ज्वालामुखी, इसको आप याद रखें। ये द्वीप समूह भारत की निगरानी चौकियों की तरह हैं, जो समुद्र पर निगरानी रखते हैं। दोस्तों, ये रणनीतिक रूप से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से हम पूरे हिंद महासागर पर नजर रखते हैं और भारत की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, जीव जंतु पाए जाते हैं। अंडमान द्वीप समूह ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। हमारे अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को यहाँ सबसे कठोर परिस्थितियों में सेलुलर जेल नामक कारावास रखा गया था। दोस्तों, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको जो काला पानी की सजा दी जाती थी, वो यहीं सेलुलर जेल में रखे जाते थे। इसे उनके महान बलिदानों को याद दिलाने के लिए आज भी संरक्षित रखा गया है। यह बलिदान हमारे पूर्वजों ने हमको स्वतंत्र करवाने के लिए दिए थे। हम इसके बारे में उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, इसे अनदेखा न करें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कभी कभी सक्रिय होता है और आकाश में धुआं और लावा फैल जाता है। ये परीक्षाओं में आता रहता है, आप इसको याद रखिए। फिर पश्चिम बंगाल और सुंदरवन का डेल्टा। तो सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में ही है, वहां पे मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। जब हम द्वीपों से वापस हिमालय के पूर्वी भाग की ओर बंगाल की खाड़ी की यात्रा करते हैं, तो हमें रास्ते में सुंदर वन दिखाई पड़ते हैं। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के डेल्टा में स्थित है। इस डेल्टा में नदी, सागर और भूमि का अद्वितीय मिश्रण है। इसका लगभग आधा भाग भारत में और शेष भाग बांग्लादेश में है। यह भी यूनेस्को धरोहर स्थल है। जो सुंदरबन डेल्टा है, ये भी यूनेस्को धरोहर स्थल में ही आता है, इसको आप याद रखिएगा। सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर सहित अनेक जीवों प्रजातियों का आवास है। दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरबन में पाए जाते हैं। ये सेवन सिस्टर्स जलप्रपात मेघालय साकसुक मृषम उत्सव खासी लोगों द्वारा प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। जीवित जड़ों से बना पुल नोग्रियाड गांव के समीप चेरापूंजी मेघालय।
पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। मानचित्र को देखिए और हम पूर्वोत्तर की पहाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हमारी यात्रा का अंतिम गंतव्य है। क्या आप मानचित्र पर दिखाए गए गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियों को देख सकते हैं दोस्तों? अगर ये पश्चिमोत्तर भाग है तो गारो, खासी, जैंतिया ऐसे 3 पहाड़ियां पड़ेंगी। मेघालय पठार की पहाड़ियां अपनी हरियाली, भारी वर्षा और लुभावने जलप्रपातों के लिए जानी जाती हैं। यह विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है। कौन? मेघालय। मेघालय में तो चेरापूंजी मासिनराम है जहां सबसे अधिक बारिश होती है। इसे जंगल, अद्वितीय वनस्पतियों और उपजाऊ भूमि से समृद्ध बनाता है। इसे अनदेखा न करें। मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित माओलिंग गांव में एशिया के सबसे स्वच्छ गांव के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों, एक जीके का सवाल है। मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित माओ लिन नंग गांव माओ लिन नांग गांव एशिया के सबसे स्वच्छ गांव के रूप में प्रसिद्ध है। यह रमणी गांव अपनी स्वच्छता, बांस के कूड़ेदान और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। यह गांव अपनी जीवित जड़ों से बने पुलों के लिए भी जाना जाता है, जो कई वर्षों के दौरान पेड़ों की जड़ों को मिलाकर बनाए जाते हैं। पूर्वोत्तर की जनजातियों के शिल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। जीवित जड़ों का पुल, लिविंग रूट्स पुल। फिर हम यहाँ पे सारांश देखेंगे। भारत जिस उपमहाद्वीप का अंग है उसे अपना नाम प्रदान करता है। इसमें विविध भौगोलिक विशेषताएं हैं, जिनमें बर्फीले हिमालय से लेकर गर्म थार मरुस्थल सम्मिलित हैं। मैदानी क्षेत्रों को अनेक नदियों द्वारा सींचा जाता है। यहाँ एक प्रायद्वीपीय पठार भी है, जिसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है। इन विविध भौगोलिक विशेषताओं ने मिट्टी, वनस्पतियों, जीव जंतुओं, जीवित और आर्थिक अवसरों से संबंधित अनेक परिस्थितियों का सृजन किया है और एक समृद्ध संस्कृति का निर्माण किया है। इन भौगोलिक विशेषताओं ने हमारी सभ्यता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपकी राय में भारत की 2 महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं? आपको विचार में ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसको आप सोचिएगा। आपके विचार में जब हिमालय नहीं होता तो भारत का स्वरूप कैसा होता? अपनी कल्पना को व्यक्त करने के लिए एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। भारत को लघु महाद्वीप क्यों कहा जाता है? भारत की किसी प्रमुख नदी को मानचित्र में दिखाइए। उसका उद्गम कहाँ है? समुद्र में कहाँ मिलती है? भारत के दक्षिणी भाग को प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहा जाता है? इस अध्याय में वर्णित यूनेस्को मान्यता प्राप्त कौन कौन से धरोहर हैं? दोस्तों, इसमें इस सारे सवाल दिए हुए हैं, उसके उत्तर को आप सोचिएगा और लिखने की कोशिश करिएगा। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।